नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। बालाजी एजुकेशन सेंटर से मैं गोविंद सर जी। आज देखिएगा, पिछले वीडियो के आगे या पिछले टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाए हैं, पूरा बिलियन चैप्टर क्लियर कराया। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर आपको क्लियर करा रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हमने आपको वैद्युत रसायन में नर्स समीकरण तक हमने आपको क्लियर कराया था। एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण है ना, एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण और एक सेल के लिए नर्स समीकरण। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अब उसी के आगे हम चलते हैं। देखिए, तो हम ले चलते हैं आपको वैद्युत चालकता या वैद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है भाई, वैद्युत चालकता और अगर वैद्युत अपघटनी के रूप में लेना है, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व या चालकता, या फिर वैद्युत अपघटनी विलयन चालकत्व, ये चीज आपको समझनी है भाई अच्छे से, है ना। ध्यान दो जरा, यहां पर वैद्युत चालकता, किसी चालक में, ये चालक है, ये तार, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कराने की सहजता को वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक में विद्युत प्रवाहित कराने की सहजता को, इसके किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत प्रवाहित कराने की सहजता को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम किसी चालक की बात कर रहे हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा, विद्युत आवेश को प्रवाहित कराने की जो सहजता होती है, उसे हम विद्युत चालकता कहते हैं। उसी से संबंधित है आपका वैद्युत अपघटनी विलयन चालकत्व। ये वैद्युत अपघटनी विलयन चालकत्व है। हमने आपको पिछले वीडियो में वैद्युत अपघट पदार्थ पढ़ाए थे, ये विलयन से संबंधित है, ये विलयन से संबंधित है ना। ये किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, मान लीजिए NaCl का विलयन, किसका विलयन है भाई? NaCl का विलयन, वैद्युत अपघट पदार्थ। और वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित कराने की जो सहजता होती है, कितनी आसानी से हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन से, वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन से विद्युत धारा या विद्युत आवेश को प्रवाहित कराने की जो सहजता होती है, उसे हम वैद्युत अपघटनी चालकत्व या वैद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं, है ना। किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, सुन लो फिर ध्यान से, किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने की सहजता, किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के, वैद्युत अपघट पदार्थ मतलब आयनिक पदार्थ, है ना। तो किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने की जो सहजता होती है, उसे वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं। कोई डाउट? वैद्युत अपघटनी विलयन चालकत्व, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, यहां से वैद्युत चालकता को हम अभी हम बताएंगे। तो ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी।
विद्युत चालकता किसी चालक में विद्युत आवेश को, विद्युत धारा को प्रवाहित कराने की जो सहजता होती है उसे विद्युत चालकता कहते हैं, और किसी वैद्युत अपघट विलयन में विद्युत धारा की प्रवाहित कराने की सहजता को विद्युत अपघटनी चालकत्व या विद्युत अपघटनी चालकता कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो कोई समस्या? तो विद्युत चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता या विद्युत अपघट विलयन चालकत्व, ठीक है भाई। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। अब इससे संबंधित और भी परिभाषाएं हैं, है ना बेटा। वैद्युत अपघटनी विलयन चालकत्व, थोड़ा इस पे फोकस बनाए रखना है एज ए हेडिंग, ये हमारी हेडिंग चल रही, ठीक है। अब इससे संबंधित है, हम आगे आपको ले चलते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ये ठीक है भाई। यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ का विलयन है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है। तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ओम के नियम के आधार पर। आपने पढ़ा है, या किसी चालक में, ये किसी चालक में 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ऐसे ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर, और या किसी वैद्युत अपघट पदार्थ में 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए, ये एक ये लगा, एक ये लगा, ये प्लस का और ये माइनस का, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये वैद्युत अपघट पदार्थ है। अब यहाँ पर क्या, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ध्यान से सुन लो, इसके बीच उत्पन्न विभवांतर और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ से हम विद्युत धारा जो प्रवाहित करवाएंगे, है ना, करंट जो प्रवाहित करवाएंगे बैटरी जोड़ के या किसी अन्य स्रोत से, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो यहाँ पर V समानुपाती I होता है, ठीक है। वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर या किसी चालक में 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको बराबर करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, आई एक कांस्टेंट आर, ये आपका एक फार्मूला बन गया। यहाँ पर आर क्या है, स्थिरांक, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है भाई। V क्या है, विभवांतर, विभव में अंतर, और I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, समझ में आ रही है। तो यहां पर, ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये 2 एक दूसरे के समानुपाती हैं, बराबर करते हैं तो आपका एक कांस्टेंट आ जाता है R। वैसे कांस्टेंट का मान स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ पर चालक की लंबाई, चालक की मोटाई अगर बदलते हैं तो प्रतिरोध का मान बदल जाता है। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की दूरी, है ना, ये भी बदलते हैं, तो फिर यहाँ पर यानी कि प्रतिरोध का मान बदलता रहता है। इसलिए इसे स्थिरांक तो है लेकिन प्रतिरोध है, तो इसे क्या बोलते हैं यार, प्रतिरोध। इसका मात्रक आप जानते हो, फिजिक्स में पढ़ा है, ओम होता है। क्या होता है इसका मात्रक, इकाई ओम, अभी आगे काम आएगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है भाई, ठीक है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है ना, एम्पियर। तो यहाँ पर ये ओम, वोल्ट, एम्पियर, ये आपने पढ़ा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा है, सरल है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। कभी कभी आ जाता है, इसका उपयोग हो जाता है बीच में, है ना, वही सवाल है, फिजिक्स वाले, चूंकि विद्युत रसायन से संबंधित है, आपने पढ़ा है, कक्षा 10 में है, उसी वही है चीज़।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। तो ये आपका हो गया ओम का नियम। क्लियर है भाई? ओम का नियम आपने समझा? कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है भाई। तो किसी आपने ये वैद्युतघट पदार्थ का विलयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, या किसी चालक में 2 बिंदुओं के, है ना, 2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको बराबर करते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, आपका फार्मूला बना V = IR। ठीक है भाई, चलो फिर आगे चलते हैं भाई, है ना। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये है आपका ओम का नियम। ठीक है भाई। तो आर क्या था? प्रतिरोध। अब हम उसी से आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड करते हैं इसे रो से। ये तो विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, पहले देखिएगा, इसमें एक फार्मूला पहले बनता है। ये एक स्थिरांक है, ये भी ध्यान देना जरा, कि जैसे मान लीजिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ता है। पढ़ा है आपने हाई स्कूल में, है ना। तो यहां पर किसी चालक का, इसका नंबर 1 ध्यान से देखो, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो गया भाई? R प्रोपोर्शनल L। ठीक, ये हो गया किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 दूसरा पोर्शन, उसी चालक या, है ना, उसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई। तो R एंटी प्रोपोर्शनल 1 किसके होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो यहां पर 2 बातें हमने आपको बताई कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जितना तार लंबा होगा, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी ज़्यादा होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चालक है और जितना ये पतला होगा तो उसका क्षेत्रफल ऐसे काटो, ऐसे करके, है ना, अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये क्षेत्रफल जो है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। तार पतला होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा, तार मोटा होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो इसको हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है भाई। समीकरण 1 और 2 से देखो भाई, तो इधर लेफ्ट हैंड में क्या है? R समानुपाती, इधर ऊपर क्या है? L, नीचे क्या है? A। तो ये हो जाएगा L/A। ठीक है भाई। अब इन जो बराबर करेंगे तो भाई कांस्टेंट आ जाएगा, R = रो इंटू L/A। ये आपका एक फार्मूला बना, ध्यान देना। R = रो
एल अपॉन ए, रो क्या हो गया, एक स्थिरांक हो गया, यहाँ पर रो बराबर स्थिरांक कांस्टेंट। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर आप रो निकालोगे, नीचे भी जगह है नहीं है जगह, अगर निकालोगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ये आपका फार्मूला बन गया। देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है। तो रो इक्वल टू क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई या इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, है ना, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। ठीक है भाई, दिख रहा है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकला है। अब देखो ध्यान से, विशिष्ट प्रतिरोध की हमने बात की थी, अभी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा नहीं है यहाँ पर। अब इस फार्मूले से परिभाषा आपकी बनेगी, ध्यान देना। हमारा फार्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है। यहाँ पर यदि 1 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी आप लेना चाहो, 1 सेंटीमीटर लंबाई युक्त चालक और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल युक्त चालक, कंडीशन है, दोनों कंडीशन याद रखना है। चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, उस समय जो प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, कंडीशन लागू है यहां पर, किसी चालक का प्रतिरोध को ये विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन कब, जब चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, या मीटर में लेना चाहो तो 1 वर्ग मीटर हो। इतनी बात आपको समझनी है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा भाई, तो परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए ये, तो यहाँ पर आर तो रहेगा, इसका हम कर दें 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो एक कितना कर दें भाई, दिख रहा है आपको। तो आर और ए की जगह हम लिख दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन लिख दें 1 सेंटीमीटर। ठीक है। स्क्वायर करोगे 1 गुणा 1 है ना, तो ये r इंटू 1 अपॉन 1, तो r बराबर रो ही तो बचा, यानी रो इक्वल टू आर। तो ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों की इकाई हो, यानी कि लंबाई चालक की 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो या 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। ठीक है। तो उस समय जो चालक का प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा पूछी जाए तो ये लिखोगे कि चालक का प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, किंतु कब, जब चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। तो ये आपका हमने विशिष्ट प्रतिरोध बताया। विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया टॉपिक है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध को हमने निकाला कैसे है कि सबसे पहले प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध समानुपाती होता है। पहले और दूसरे समीकरण को हमने मिलाया तो लेफ्ट हैंड में आर और इधर एल ऊपर ए नीचे, तो एल अपॉन ए हो गया। और इधर हमारा फार्मूला आ गया आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो आपका एक स्थिरांक है और इसी स्थिरांक को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। मैंने बोला था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है भाई। तो रो इक्वल टू हो गया आर ए अपॉन एल। क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। इसकी यूनिट इसी से निकल आती है। इकाई क्या होती है भाई,
देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, परिभाषा आपको समझ में आई है ना। फिर हम आपको एक बार दोहरा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं जब चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक, ओके। तो याद देना है, कंडीशन पे फॉलो करना, इसीलिए हमने इसको आपको बताया। अब देखिएगा इसकी इकाई, मात्रक भी याद रखने हैं आपको सारे। मात्रक क्या है आपका भाई, क्या मात्रक है, फार्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है भाई। रो इक्वल टू आर क्या होता है, ओम, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम सेंटीमीटर में लेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई को अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, लंबाई आपकी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, आपकी क्या बची यूनिट, ओम सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ओम भी लिखा आता है, न्यूमेरिकल जब देखोगे न्यूमेरिकल में ओम ही लिखा होगा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के लिए इकाई में। तो ये ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो गई। कोई डाउट, कोई समस्या, ठीक है भाई, समस्या है क्या, नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसी से हमने यूनिट निकाल ली, ये आपका हो गया मात्रा, क्या हो गया भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यानी कि इकाई। कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्या हो गया भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने आपको क्या पढ़ाया, विद्युत चालकता पढ़ाया या विद्युत अपघटनी चालकता पढ़ाया, ठीक है। उसी से संबंधित हमने आपका ओम का नियम पढ़ाया, ओम के नियम से आगे हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, तीसरी चीज इसमें विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या केवल चालकता, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा के, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता या केवल चालकता बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं भाई, विशिष्ट चालकता या केवल चालकता बोलते हैं। ध्यान देना इस पे। अभी हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई भाई, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी कि कप्पा बराबर 1/ρ, ये विशिष्ट, ये आपका फार्मूला बन गया, कप्पा इक्वल टू 1/ρ, ओके। अभी आप पीछे पढ़ चुके हो, चूंकि रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर ए अपॉन एल, अभी पढ़ा जस्ट मिनट पहले, है ना। इसको उठा के इसमें रख दो, इसको 1 मान लो, तब आपका हो जाएगा कप्पा इक्वल टू, देखो यहाँ आप रखोगे 1/RA/L, तो L ऊपर पहुंच जाएगा, यानी फार्मूला बन जाएगा L/RA, ये फार्मूला आपका बन गया भाई, ठीक है, ठीक। तो कप्पा इक्वल टू क्या है, L/RA, क्या बना, L/RA, समझ में आ रही है। तो कप्पा इक्वल टू क्या है भाई, L/RA, यानी उसका अपोजिट है ही, 1/ρ है
और रो बराबर आपका क्या होता है, आर अपॉन एल, तो ये हो गया एल अपॉन आर ए, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला बन गया कप्पा इक्वल टू एल अपॉन आर ए, ये ठीक है, समझ में आ रहा ना, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं, ये एक टांग बड़ी होती है एक छोटी होती है, ऊपर वाली बड़ी है ना, इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा, ओके भाई। तो ये हो गया रो, यानी कि रो इक्वल टू आर अपॉन एल, ठीक। ये फार्मूला, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगा, देखो जरा, कप्पा का यूनिट एल सेंटीमीटर, ठीक है भाई, आर ओम और ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा भाई, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की यूनिट हो गई, है ना, समझ में आ रही है। तो भैया ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, अब ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, एस साइमन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइमन, ये, और बाकी सेंटीमीटर इनवर्स बना रहेगा ये। तो कप्पा की यूनिट ये भी हो गई, है ना, चाहे ये वाली लिख याद कर लो और चाहे बनाना सीख लो, याद क्या कर लो, है ना, फार्मूले से यूनिट आप बनाना सीख लो, वो ज़्यादा बेहतर है, हमेशा याद रहेगी, रट्टा फाइट करोगे भूल जाओगे। तो ये आपको समझ में आ रही ना। तो कप्पा की यूनिट क्या है बेटा, साइमन, ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका कप्पा हो गया, यानी विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को हम केवल चालकता भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, केवल चालकता। कोई डाउट, एनी डाउट, नो प्रॉब्लम है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो चालकता हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, प्रतिरोध हो गया, और ओम का नियम, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं, ये सब आपके विद्युत रसायन से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं, इसी से रिलेटेड आपका एक और है, उसको भी पढ़ा देते हैं। एक थोड़ा सा देखिएगा, ये आपको समझ में आया बेटा, ठीक। देखो, अभी हमने जस्ट मिनट पहले थोड़ा सा पढ़ाया था विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, ये चीज समझनी है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो सहजता होती है ना, उसको विद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो सहजता होती है, उसे क्या बोलते हैं, है ना, किसी चालक में विद्युत प्रवाहित करने की जो सहजता होती है। अब इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, विद्युत चालकता यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ये भी है फार्मूले के रूप में, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ओके। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, तो C बराबर होता है 1/R, ये भी आप एक फार्मूला याद रखना, है ना। तो यहाँ पर C क्या है, विद्युत चालकता, C क्या है बेटा, विद्युत चालकता, R आप जानते हो क्या है, प्रतिरोध, है ना, ये बाकी आप समझदार हैं। तो ये विद्युत चालकता हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 हमने आपको पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए बेटा, सबसे पहले विद्युत चालकता, विद्युत अपकरणिक चालकता या चालकत्व, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता, ठीक है, या केवल चालकता, और अब आपका विद्युत चालकता। और इससे संबंधित एक छोटा सा है, तो अभी 2-3 परिभाषाएं एक और देखो, इसमें आप, ये आपको क्लियर हुआ भाई, ठीक। आगे चलते हैं।
ए सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ये इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है? विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। जी स्टार बराबर कप्पा बटे सी। हाँ, अभी हमने क्या बोला? विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है भाई, विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये आपका जनरल फार्मूला है सबसे मेन। अब ध्यान देना, C इक्वल टू अभी बताया था मैंने 1/R, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? J स्टार इक्वल टू कप्पा। अब देखो यहाँ C के नीचे हम रखेंगे 1/R, तो R ऊपर पहुँच जाएगा, यानी फार्मूला बन जाएगा कप्पा इंटू R। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूला है भाई, है ना। बहुत चीज़ें से हल होंगी आपको। तो G स्टार क्या है आपका? सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। और कप्पा आप जानते ही हो, चालकता या विशिष्ट चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकता। और आर भी आप जानते हो क्या है? प्रतिरोध। ठीक है ना। तो इस फार्मूले को याद रखना, आगे आपका काम आएगा जब न्यूमेरिकल करवाएंगे हम। तो अब यहाँ देखना जरूर, यानी कि सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू आर, प्रतिरोध, है ना, विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध, ये आपका फार्मूला बना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमने किसकी वैल्यू अभी रखी थी? सी की। अब हम कप्पा की भी वैल्यू रख दें। अब ध्यान देखना उसी का आगे, चूंकि कप्पा बराबर क्या होता है बेटा? L/RA, ये होता है L/RA। और कप्पा का मान उठा के इसमें रख दो, इस वाले में, इसको मान लो 2 मान लो। ठीक है, आर रखा रहने दो। तब आपका क्या हो जाएगा? जी स्टार बराबर कप्पा की जगह क्या रखोगे? L/RA। ठीक है भाई, ये कप्पा की जगह हो गया, यहाँ यहाँ हमने रख दिया ये वैल्यू L/RA कप्पा की जगह, और आर पहले से रखा है ये। ओके बेटा, ये आर से ये आर कैंसिल, तो आपका बचेगा जी स्टार बराबर L/A। ये भी आपका निकलता है ना। तो यहाँ पर जो जी स्टार की वैल्यू है L/A, अगर चालक की लंबाई दी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, तो स्टार यानी कि सेल स्थिरांक यहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर वहाँ सेल स्थिरांक है तो हर विलयन के लिए यहाँ पर आपका मान निश्चित होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का अनुपात सेल स्थिरांक। ठीक है, लेकिन मेन परिभाषा इसकी इसी से बनती है, विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकता के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। कोई समस्या है ना। तो ये आपका बन गया बेटा कप्पा अपॉन सी। ठीक है बेटा, तो सेल स्थिरांक की 2 परिभाषाएं हैं आपकी, जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर, और इधर आपका बन गया कप्पा बराबर, है ना, L/RA। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई डाउट हो, समस्या हो बताओ। तो आज 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 हमने इतना आपको क्लियर कराया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, ठीक है, फैराडे के नियम, और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। उससे न्यूमेरिकल लगते हैं। न्यूमेरिकल हम आपको फाइनल में करवाएंगे जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपके एक दो वीडियो न्यूमेरिकल की ही रहेंगे। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है आज का, है। ठीक है, तो आप इतना तैयार करो, हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।